नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन से ग्लोबल वार्मिंग। अक्सर ये देखा गया है कि टीटी, सीटीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा या विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में तमाम सारे प्रश्न हमारे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसको हम सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, देखते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग को अध्ययन करने के लिए इसको हमने 4 खंडों में बांट दिया है ताकि बेहतर ढंग से इसको हम अध्ययन कर लें और परीक्षा की दृष्टि से जहां से तमाम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम बेहतर प्रयास करेंगे अध्ययन करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके अर्थ और तात्पर्य। अर्थ यानी तात्पर्य क्या है, इसको और पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पढ़ेंगे, क्या कारण है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और तीसरे नंबर पर हम प्रभाव पढ़ेंगे कि इस ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। और चौथे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग से पड़ने वाले दुष्प्रभाव जो हैं, इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो हम उपाय की चर्चा करेंगे। उपाय हमारे वैश्विक लेवल पर, देश लेवल पर और व्यक्तिगत लेवल पर तमाम सारे उपाय भी किए जाते हैं इस जो है भयावह परिस्थिति से बचने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं मित्रों, सबसे पहले हम अर्थ या तात्पर्य की बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग को हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो औसत तापमान होता है, इस औसत तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होने लगती है तो ये वृद्धि ही हमारी पृथ्वी यानी ग्लोब को वार्म यानी गर्म कर देती है। इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी पृथ्वी पर औसत तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो ये वृद्धि होती है ग्लोबल वार्मिंग। यानी पृथ्वी पर होने वाले औसत तापमान को क्या बोलते हैं मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है औसत तापमान, अब पृथ्वी का औसत तापमान होता कितना है, इससे तमाम सारे प्रश्न हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। तो मित्रों, पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के लिए, यानी पृथ्वी पर तापमान ये बढ़ता क्यों है, इस तापमान को बढ़ने के लिए कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं। कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं जो इस पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाती रहती हैं। तो इस तापमान के बढ़ने के लिए, ये जो तापमान बढ़ता है यानी बढ़ने के लिए कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं। कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं और उन्हीं गैसों को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। यानी पृथ्वी पर जो गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, जो जिम्मेदार गैसें होती हैं, बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करती हैं, उन गैसों को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। अब मित्रों, यहाँ पर एक और बेहतरीन प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो 1824 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1824 ईस्वी में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। अब यहाँ पर चलते हैं, फिर एक प्रश्न आता है कि ये ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या, ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं। तो मित्रों, देखा गया है अक्सर कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में तमाम सारी गैसें होती हैं। उन गैसों के द्वारा जब
अल्फा रेड जो किरणें सूर्य से आती हैं, वो जो किरणें होती हैं जिनको हम इंफ्रारेड विकिरण बोलते हैं, उन किरणों को वो अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने से हमारा जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। और वो गैसें जो सबसे ज़्यादा सूर्य की इन किरणों को अवशोषित करती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो चलिए मित्रों, इसको हम जो है एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी के आसपास ये हमारे पृथ्वी का क्या है, ये हमारी पृथ्वी का जो आसपास है ये हमारी पृथ्वी का है वायुमंडल। वायुमंडल। अब देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य। अब सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं, तो इसमें क्या होता है मित्रों कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो कुछ किरणों को हमारी पृथ्वी से टकरा करके कुछ किरणें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं, यानी वापस चली जाती हैं। कुछ किरणें हमारे वायुमंडल में ही रह जाती हैं। अब यहाँ पर जो वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, ये विभिन्न गैसें हैं, इन गैसों के द्वारा जो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। तो इन गैसों में जो गैस है, जैसे आप नाम सुने होंगे CO2, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प। तो ये जो दो गैसें हैं, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके माध्यम से अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है, जिससे तापमान बढ़ता है। ठीक है, इनके माध्यम से जो अवशोषण होता है वो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है, और इसी से क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रभावी गैसें? इसमें जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर क्या है, वो जलवाष्प है। अब ये हम देखते हैं कि इसी से जो तापमान बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं, कौन सी गैसें ऐसी हैं जो और भी प्रभावी होती हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं, मानी जाती हैं। अक्सर करके हमारी परीक्षा में तमाम सारे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए वो कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के में होती हैं। तो चलो देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें, उन्हीं के कारण हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होता है। ठीक है, तो हम कारण में उन गैसों का नाम लिखेंगे। अब दूसरे नंबर पर हम कारण जो पढ़ेंगे, तो कारण में उन गैसों को जानेंगे कि जो गैसें हमारी पृथ्वी को गर्म करती हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमारी CO2 है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरे नंबर पर हमारी जो गैस है, दूसरे नंबर पर CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तीसरे नंबर पर O3 यानी ओजोन, तीसरे नंबर पर O3 यानी ओजोन। ठीक है, चौथे नंबर पर CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पाँचवें नंबर पर जो हमारी गैस है जिसको हम N2O बोलते हैं, N2O यानी नाइट्रस
ऑक्साइड। तो मित्रों, और 6 नंबर पर हम अभी पढ़े थे इससे पहले, जलवाष्प भी, जलवाष्प। तो ये हमारी जो है ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं। हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर इस तरह की गैसें बढ़ती हैं तो पेड़ पौधे उनका अवशोषण करके उनको कंट्रोल करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, औद्योगिक धंधों से तमाम सारा धुआं धक्कड़ सब निकलता जा रहा है, जिससे हमारा वायुमंडल और ज़्यादा गर्म होता है और प्रदूषित होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों की मात्रा बढ़ती है, और ये जो बढ़ती है इसके लिए ये सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि विश्व स्तर पर देखते हैं कि कौन सा देश इस सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई गैसों से जो है देखा गया है कि जहाँ पर CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा CO2 का उत्पादन होता है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे विश्व में भी तमाम ऐसे देश हैं जो CO2 के उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ से भी हमारे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं कि जो विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार देश हैं उनकी एक सारणी हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कार्बन उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार देश हैं, ठीक है, यानी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश, जिम्मेदार देश। तो जिम्मेदार देश में मित्रों सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का है। हम देखते हैं कि चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। जो पूरे विश्व में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 30% अकेले चीन के द्वारा कार्बन उत्सर्जन किया जाता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका विश्व में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 15% अमेरिका के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ, तीसरे नंबर पर मित्रों यूरोपीय संघ, ये 9% कार्बन का उत्सर्जन करता है। और चौथे नंबर पर हमारा देश भारत भी है, ये पीछे नहीं है इतना। चौथे नंबर पर भारत कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो पूरे विश्व का 7% है। तो ये सारणी मित्रों जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये बात है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन चीन करता है, लेकिन अगर आ जाए कि प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो अमेरिका करता है। चूँकि यहाँ देखते हैं कि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है तो कार्बन का उत्सर्जन तो ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर चीन पीछे हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। और टोटल कार्बन उत्सर्जन की बात अगर कही जाए तो टोटल कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभाव इसका, कि कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव को हम 2 तरीके से हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रभाव है ये प्रभाव 2 तरीके से, एक तो पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव, और दूसरा व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, है ना। तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, और व्यक्ति पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पृथ्वी पर जो है हम देखते हैं औसत तापमान में तो वृद्धि होती ही होती है, यानी औसत तापमान में वृद्धि। जब औसत तापमान में वृद्धि होगी मित्रों तो दूसरे नंबर पर क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर का पिघलना भी। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र तल में यानी समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी।
तो यहाँ क्या होगा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। जब समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता जो हमारी पृथ्वी पर देखी जाती है, तो जैव विविधता का ह्रास होगा। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी इसके कई जो है घातक परिणाम देखने को मिलते हैं कि औसत तापमान में वृद्धि होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में भी ह्रास होता है। अब देखते हैं जैव विविधता में ह्रास होने से हमारा जीवन ही संकटग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, व्यक्ति में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे जो है तापमान में वृद्धि होती है त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है, भुखमरी है, आवासीय समस्या है, भुखमरी हो जाती है, आवासीय समस्या हो जाती है। भुखमरी यानी सूखा और बाढ़ सब आ जाते हैं इस मौसम परिवर्तन होने से, तो फसल का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, इससे भुखमरी उत्पन्न हो जाती है। आवासीय समस्या, जलस्तर में वृद्धि हुई, समुद्र के अंदर जो टापू होते हैं, छोटे छोटे टापू होते हैं, उनमें जो है जब जलस्तर बढ़ जाता है वो टापू जो होते हैं वो समुद्र के अंदर डूब जाते हैं, जिससे जो है व्यक्ति के समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्तियों का जो शहरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और आवासीय समस्या बन जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि कृषि है, बाढ़, सूखा है, ठीक है, कृषि पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ और सूखा पड़ जाता है, जिससे जो है व्यक्तिगत जीवन जो है तहस नहस हो जाता है और प्रभावित हो जाता है। अब देखते हैं कि इन सब घातक परिणामों से कौन से ऐसे उपाय किए गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो मित्रों अब हम उपाय पढ़ते हैं, तो उपाय को हम 3 तरीके से पढ़ लेंगे कि जो उपाय किए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो वैश्विक स्तर पर उपाय, वैश्विक स्तर पर कौन से उपाय किए गए, दूसरे नंबर पर हमारे देश में कौन से उपाय किए गए, और तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत कौन से उपाय हैं व्यक्तिगत जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैश्विक स्तर के उपाय पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए वैश्विक स्तर पर के उपाय हम लोग पढ़ेंगे। तो वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले यूएनओ संस्था के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, सबसे पहले 5 जून 1972 ईस्वी को, यानी यूएनओ के द्वारा 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया। यूएनओ के द्वारा 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन मित्रों यहाँ पे बुलाया गया था। ये स्टॉकहोम जो है पर्यावरण संरक्षण पर प्रथम सम्मेलन था। यानी ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये क्या था, पर्यावरण संरक्षण पर प्रथम सम्मेलन। चूंकि पर्यावरण संरक्षण पर यह प्रथम सम्मेलन था, इसीलिए जो है प्रत्येक 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि जस्ट इसके जो है 20 साल बाद, यानी 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में रियो सम्मेलन, यानी ब्राज़ील में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं रियो डी जेनेरियो। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले विश्व पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया 1992 ईस्वी में। कहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन यानी इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। और ये विश्व पृथ्वी सम्मेलन इसी दिन जो है बुलाया गया था। इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था।
तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए तमाम सारे देशों ने मिल करके जो है संगठन एक सम्मेलन किया और इस पर जो है पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी संधियां की। अब हम एक देखते हैं कि 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 ईस्वी में, यानी 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो जापान में है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। यानी ये क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है? इसमें कई देशों ने मिल करके कार्बन उत्सर्जन जो ज़्यादा हो रहा था, जिससे तमाम सारी समस्याएं बन रही थी, इनको कम करने के लिए सभी लोगों ने इस पर जो है एक हस्ताक्षर किए, संधि की। तो कार्बन उत्सर्जन से हमने देखा ही, इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि चीन है, अमेरिका है और यूरोपियन संघ है, भारत हैं। तो ये सब देशों जिनने जो है ये बनाया सिस्टम कि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए और इसके जिम्मेदार जो देश हैं वो आगे कार्बन को बढ़ने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, यानी 2015 में देखते हैं 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ, पेरिस समझौता। अब ये 2015 में जो पेरिस समझौता था, ये पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। यानी ये पेरिस समझौता ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। इसमें COP21 की भी बात कही गई थी इसी पेरिस समझौते में। COP21 की बात की गई थी, यानी सबसे पहले पेरिस समझौते में। और इसमें जो औद्योगिक क्रांति के बाद पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा था, तो ये कहा गया कि पृथ्वी का तापमान जो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए औद्योगिक क्रांति के बाद। तो ये जो पेरिस सम्मेलन था, इसी में सबसे पहले COP21 की बात कही गई। अब फिर देखते हैं कि लगभग प्रत्येक वर्ष जो है ये बैठक होती थी पर्यावरण से संबंधित देशों में, ताकि हमारी देश का और पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे। तो इसके लिए जो है दिसंबर 2018 में COP24, यानी दिसंबर 2018 में COP24 की भी बैठक हुई। COP24 की बैठक कहाँ हुई? COP24 की बैठक पोलैंड के काटोवाइस में हुई। यानी पोलैंड एक देश है, पोलैंड के काटोवाइस, यानी पोलैंड के काटोवाइस में हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में COP25 की मैड्रिड स्पेन में हुई। यानी 2019 में COP25 मैड्रिड, ठीक है। मैड्रिड मित्रों कहाँ पे है? ये मैड्रिड स्पेन में है, यहाँ पर बैठक हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 2020 में नहीं हो सकी, क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण इस पर कोई बैठक नहीं हो सकी थी। तो 31 अक्टूबर 2021 से, यानी 31 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 से COP26 ग्लासगो, यानी COP26 ग्लासगो। तो ग्लासगो कहाँ पर है मित्रों? ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में ये बैठक आयोजित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है कि COP26 की बैठक, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो विभिन्न देशों के साथ मनाया जाता है, किया जाता है, तो इसकी जो है COP26 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये 31 अक्टूबर 2021 से COP26 की बैठक ग्लासगो स्कॉटलैंड में और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की अध्यक्षता में होगी। यूके की अध्यक्षता में COP26 की बैठक का आयोजन किया गया है। इस प्रकार देखते हैं मित्रों
कि ये वैश्विक स्तर पर तमाम सारे ऐसे सम्मेलन करवा करके इसके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं कि देश स्तर पर कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो देश स्तर पर भी स्वच्छता अभियान चला करके, वृक्षारोपण कार्यक्रम चला करके, प्रदूषण को कम करके, जंगली क्षेत्रों को संरक्षण और ऊर्जा के नवीनीकरण को बढ़ावा दे करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अब हम व्यक्तिगत लेवल पर भी इसका पूरा प्रयास हम सभी को करना चाहिए जिसमें जल संरक्षण करना चाहिए। जो पोर्टेबल वाटर होता है उसको हम निरंतर इस तरीके से ना बहाएं, क्योंकि जल की मात्रा वास्तव में हमारे लिए बहुत ही भयावह संकट आगे भविष्य में पैदा करेगी। इसकी मात्रा को हम सीमित स्तर पर ही खर्च करें, ऊर्जा का संरक्षण करें और ऊर्जा के संरक्षण के साथ साथ में हम अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके भी हम इस भयावह स्थिति से निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं कहना भी चाहूँगा कि आप सभी लोग कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएं ही ना, बल्कि उनके संरक्षण का भी पूरा प्रयास करें और एक नारा दें कि हर एक लगाए एक और हर एक बचाए एक। लगाना ही सिर्फ सार्थक नहीं होता, उनको लगा करके उनका जो है नियमित रूप से उनकी देखभाल करें और उनको बचाएं और एक बेहतर वृक्ष का निर्माण करें। तो चलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं, वैदिक के नाम से आप सभी लोग एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो आज ये जो हमारा टॉपिक था ये ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसमें से तमाम सारे प्रश्न हमारे इसी तरीके से बनते हैं। इसका अध्ययन हम सभी लोगों ने बेहतर ढंग से किया। हम सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और आगे जो है अपने भविष्य को इसी तरीके से संचालित करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।